So what is DNA? You can say DNA is polynucleotide chain. DNA क्या है? बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी हुई स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोटाइड कई सारे ऑर्डर में अरेंज होंगे, पोलैरिटी मैनर में अरेंज होंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अरेंज होंगे। वो साइंटिस्ट जिन्होंने स्टार्ट से काफी लैंडमार्क पॉइंट्स, लैंडमार्क डिस्कवरी रखी और आज हम डीएनए के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मेंशन कर सकते हैं फ्रेडरिक माइस्चर को, जिन्होंने डीएनए को मेंशन किया एक एसिडिक सब्सटेंस की तरह। हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस माइंड मैप सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। मैं बिना देरी किए हुए, बिना एक्स्ट्रा पॉइंट्स को रखे हुए मैं सीधा सीधा चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। और अपना जो चैप्टर है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मैंने पहले पिछले सेशंस में भी इसकी इंपॉर्टेंस मेंशन किया कि करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन के आ सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं सेशन की। तो अगर आप देखें इस पर्टिकुलर चैप्टर को तो स्टार्ट होती है डिस्कशन आपकी डीएनए से। सबसे पहले हमको समझना है डीएनए के बारे में। तो डीएनए की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज डीएनए? यू कैन से डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या है? बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी हुई स्ट्रक्चर है, बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और यहां पे आप मेंशन करते हो कि ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, राइट। आप इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को जरा ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में आप नाइट्रोजनस बेस, सुगर और फॉस्फेट, इन 3 कंपोनेंट को मेंशन करते हैं। एक वर्ड आप यहां पे न्यूक्लियोसाइड भी यूज करते हैं जहां पे नाइट्रोजनस बेस और सुगर ही इन्वॉल्व है। सो दिस इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड कई सारे ऑर्डर में अरेंज होंगे, एक पोलैरिटी मैनर में अरेंज होंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अरेंज होंगे, तो वो एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बनाएंगे। और 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिकल कन्फर्मेशन में अरेंज होते हुए एक डीएनए को क्रिएट करते हैं, राइट। और इसमें डायरेक्शन भी मेंशन की गई है कि न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट में आप देखते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जुड़ती है। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये फॉस्फेट जो है वो 5 प्राइम डायरेक्शन में है और जो OH ग्रुप है वो 3 प्राइम डायरेक्शन में है। ये आपको एक जो कंपोनेंट दिखाया गया है ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। आप इन न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कंपोनेंट भी काउंट कर सकते हैं कि ये आपकी राइबोज शुगर है जिसको हमने यहां पे शुगर के रेस्पेक्ट में दिखा हुआ है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है और ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। तो आप क्लियर कट यहां पे न्यूक्लियोटाइड की चेन को देख सकते हैं जहां पे डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम शो की गई है। और यही पूरे पॉइंट्स मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल कन्फर्मेशन में मेंशन करने का जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। वो साइंटिस्ट जिन्होंने स्टार्ट से काफी लैंडमार्क पॉइंट्स, लैंडमार्क डिस्कवरी रखी और आज हम डीएनए के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मेंशन कर सकते हैं फ्रेडरिक माइस्चर को, जिन्होंने डीएनए को मेंशन किया एक एसिडिक सब्सटेंस की तरह और उन्होंने इसको न्यूक्लिन बोला, राइट। न्यूक्लिन मेंशन किया। देन आते हैं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे डाटा के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, राइट। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके इन्होंने क्या किया? कई सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। और इसी फ्रैंकलिन के डाटा को यूज करते हुए वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल प्रेजेंट किया। तो आप यहां पे देखिए फ्रेडरिक माइस्चर, विल्किन एंड फ्रैंकलिन, वाटसन एंड क्रिक और लास्ट में आते हैं एरविन चारगैफ। चारगैफ ने भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की हैं। आज आप चारगैफ रूल को पढ़ते हो जहां पे आप मेंशन करते हो प्यूरिन अपॉन पायरिमिडीन का रेशियो 1 के बराबर होगा। A+G अपॉन C+T इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई? 1 के बराबर आएगी। इज इट क्लियर? तो ये कुछ लैंडमार्क डिस्कवरीज थी जो सामने निकल के आई। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हेलिक्स मॉडल को प्रेजेंट करने में मदद किया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फीचर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये आपको साइड में डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख भी रहा है। इसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे। आप यहां पे देखिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, आप क्या देख रहे हो कि एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और एक ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक कॉइल्ड हेलिक्स में अरेंज है। देखो ये एक दूसरे के चारों तरफ क्या है? कॉइल्ड कंडीशन में है, राइट। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कॉइल्ड हेलिक्स की तरह यहां पे होंगी। नेक्स्ट आप देखिए शुगर और फॉस्फेट मिलके यहां पे बैकबोन बना रहे होंगे। आप इसी डायग्राम में नोटिस भी कर सकते हैं कि ये शुगर, ये सॉरी फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर, फॉस्फेट शुगर,
फॉस्फेट शुगर। आप इसको क्या बोलोगे, इसी को आप बोलोगे इसकी बैकबोन। ये क्या है, बैकबोन। और ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये साइड साइड में अवेलेबल है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, शुगर फॉस्फेट की क्या है बेटा, बैकबोन है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच में होगी। अगर एडेनिन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थाइमिन के साथ करेगा, ग्वाइनिन है तो वो साइटोसिन के साथ करेगा। ATCG। और यहां पे आप देखोगे तो 2 डबल बॉन्ड है, यहां पे आपको 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगी। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे समझिए। ये आपने डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर को देखा। देन आगे देखिए कि जो हेलिक्स है ये आपको राइट हैंडेड हेलिक्स देखने को मिलेगा। ये जो हेलिक्स आपको दिख रहा है ये कैसा हेलिक्स है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। इसकी अगर आप पिच की बात करें, पिच मतलब आप इसकी राइज, एक पूरे हेलिक्स की जो हाइट है वो अगर देखें तो 3.4 नैनोमीटर है ये, राइट। 3.4 नैनोमीटर क्या है, इसकी पिच है, पूरे हेलिक्स की हाइट है, राइट। और उस पर्टिकुलर हेलिक्स में, एक पूरे के पूरे हेलिक्स में, एक पूरे टर्न में जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो कितने होंगे, 10 होंगे। नंबर ऑफ बेस पेयर 10 यहां पे होंगे, 10 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। इसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। ये आप इसके फीचर की बात कर रहे हो कि जो डीएनए है जिसको आप डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर बोल रहे हो बेटा, उसके फीचर क्या क्या होंगे। नाउ आगे देखिए, यहां पे जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो देखो एक के नीचे एक अरेंज है, एक के नीचे एक अरेंज है। ये क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये बेस स्टैकिंग फोर्स, हाइड्रोफोबिक फोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। इस डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को हेलिक बनाने के लिए नो डाउट यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट है। बट इनके नीचे ये जो एडेनिन के नीचे ग्वाइनिन का होना, ये हाइड्रोफोबिक फोर्स भी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इतना स्टेबल रह पाता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो वन बेसिस ओवर द अदर प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। ये एक दूसरे के नीचे होने का मतलब क्या है, ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। आप इस डायग्राम में काफी हद तक जो भी चीजें हमने यहां पे बात की है उनको देख भी सकते हैं, राइट। कि ये 2 डबल हेलिक स्ट्रक्चर है, यहां पे देखो 2 डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में 3 डबल बॉन्ड है, राइट। और यहां पे ये बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये आपने फीचर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में डिस्कशन किया बच्चों। आगे समझते हैं। आप कुछ डाटा को देखेंगे जो कि मैं अभी यहां पे मेंशन करने वाला हूं और आप जरूर सरप्राइज होंगे। डाटा क्या कहता है कि अगर हम बात करें 2 बेसिस के बीच में, मान लो ये एक बेस है और ये दूसरा बेस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 0.34 नैनोमीटर। और ह्यूमन में नंबर ऑफ बेस पेयर होते कितने हैं, 6.6 इंटू 10 की पावर 9। तो जब आप इसकी लेंथ निकालोगे कि 2 बेस पेयर के बीच में इतनी लेंथ है और नंबर ऑफ बेस पेयर हमको पता है दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर 9, तो जो साइज निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 2 मीटर का साइज आएगा। क्या सामने आ रहा है, 2 मीटर, 2.2 मीटर का डीएनए हमारी हर सेल में इन्वॉल्व है। यस, हमारे बॉडी की हर सेल में 2.2 मीटर का डीएनए है। और आप अगर न्यूक्लियस के साइज को देखेंगे, न्यूक्लियस का साइज कितना है, माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर में साइज है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दिस 2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए इज गोइंग टू पैक इनसाइड माइक्रोमीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस। माइक्रोमीटर साइज के न्यूक्लियस के अंदर कैसे 2 मीटर का डीएनए फिट हो जाता है, दैट्स द पॉइंट। यही हमको समझना है। और इसी में हम देखेंगे क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कि कैसे डीएनए के हेलिक्स में, डीएनए का जो हेलिक्स है कैसे न्यूक्लियस में पैक हो रहा है। तो बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये आपके डायग्राम भी दिया हुआ है। एक प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड हिस्टोन, और हिस्टोन ऑक्टामर होता है, मतलब 8 सब यूनिट का बना हुआ होता है, राइट। H3 H4 के 2-2 यूनिट, H2A H2B की 2-2 यूनिट। तो इस तरीके से ऑक्टामर होता है। और एक H1 ये वाला होता है, H1 इसको लिंकर बोलते हैं। ये अलग है, देखो ये ऑक्टामर है, 8 इसमें यूनिट है, और ये अलग से लिंकर होता है, राइट। जो डीएनए घुस रहा है और उसके चारों तरफ रैप हो रहा है उनको लिंक करके पकड़ के रखेगा, सो कॉल्ड लिंकर, राइट। और इसमें एक, इसको न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में करीब करीब 200 बेस पेयर आ जाते हैं। कितने बेस पेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं एक न्यूक्लियोसोम बनाते समय, 200 बेस पेयर। इसी को डिटेल में थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, राइट। इसको डिटेल में समझने के लिए आप क्या देखोगे, समझो होता क्या है। यहां पे कंडीशन क्या है कि जो ऑक्टामर है जिसको हम हिस्टोन बोल रहे हैं, उसके चारों तरफ डीएनए रैप होगा और करीब करीब 200 बेस पेयर के डीएनए उसके चारों तरफ रैप हो जाएंगे। रैप होने के बाद वो बीड ऑन स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर वो न्यूक्लियोसोम जैसे स्ट्रक्चर और नेक्स्ट लेवल पे सुपर कॉइलिंग करते हैं, या सुपर कॉइलिंग ना बोल के हम सोलेनॉइड मॉडल में वो पैकेजिंग शो करते हैं। फिर उसके बाद कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन अरेंज होंगी, फिर वो फाइनली किस फॉर्म में आते हैं, फिर वो फाइनली मेटाफेज में जो आप क्रोमोसोम देखते हो उस पर्टिकुलर फॉर्म में चले जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से इसकी नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है।
क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप यहां पे देखिए, इसी चीज को थोड़ा सा और समझिए कि प्रोकैरियोट में क्या होता है कि डीएनए जो है स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, पूरा फैला हुआ होगा, और उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं जहां पे डीएनए मिलेगा। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड थोड़े फिर रिच प्रोटीन होंगी, जिसमें आप क्या देखोगे, अर्जिनिन लाइसिन रिच कंडीशन होगी। जो इस डीएनए पे, आप याद रखना इस बात को कि डीएनए पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। और वो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता किस वजह से? तो बेटा वो चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से। फॉस्फेट पे एक माइनस चार्ज होता है, जिस वजह से डीएनए पे आप क्या देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज आपको चमकता हुआ नजर आ रहा है। सही है? नेगेटिव चार्ज इसी वजह से आपको चमकता हुआ नजर आ रहा है। रीजन क्या है? रीजन यही है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जब है तो इसके चारों तरफ जो प्रोटीन होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होंगी, जिससे वो इससे इजीली चिपक जाए। तो इसीलिए प्रोकैरियोट में आप न्यूक्लियोइड वाले रीजन को देखते हो, वहां पे डीएनए पूरा फैला हुआ है, वहां पे कोई न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जैसा डिफरेंशिएशन नहीं है। बट यूकैरियोट में आप क्या देखोगे? हिस्टोन ऑक्टामर होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए उसको पूरे को पूरे वाइंड कर लेगा उसके ऊपर, और न्यूक्लियोसोम जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। एक न्यूक्लियोसोम में आप देखोगे 200 बेस पेयर इन्वॉल्व है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बीड ऑन स्टिंग लाइक कंडीशन होगी, और क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर आपको मेटाफेज स्टेज पे आके देखने को मिलेगा। इतना समझ आया? ये हमने बात की पैकेजिंग की। दिस वी हैव डन अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट निकल के सामने आता है, दैट इज डिस्कवरी एज जेनेटिक मटेरियल। कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर ऑर्डर में कई सारे रिसर्च किए, कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और फिर उन्होंने बताया प्रोटीन नहीं, आरएनए नहीं, न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। स्टार्टिंग में क्या सोचा जाता था? स्टार्टिंग में सोचा जाता था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन डाइवर्स टाइप की होती है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होंगी। एक बहुत लंबे समय तक प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल माना गया, क्योंकि वो भी जब अर्थ में लाइफ इवॉल्व हो रही थी उस समय से प्रोटीन भी प्रेजेंट थी, तो माना जाता था प्रोटीन क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। नहीं, बट बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया कि भाई डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज अल्टीमेट, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। इन सर्टेन केसेस आरएनए होता है, वो एक्सेप्शन है। देखो यहां पे इस डिस्कवरी ऑर्डर में आप क्या देखोगे? कुछ प्रिंसिपल सामने आए। पहला है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ग्रिफिथ ने दिया। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन ली, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और एक आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे उनकी स्मूथ आप देखोगे सरफेस थी, और वो कॉलोनीज क्रिएट करते थे कल्चर प्लेट में। ये रफ कॉलोनी क्रिएट करते थे कल्चर प्लेट में। इनकी सरफेस पे पॉलीपेप्टाइड का कोट होता था, जिस वजह से वो स्मूथ थे। इन पे कोई पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं था, पॉलीसैकेराइड कोट। एस स्ट्रेन क्या थी? ये विरुलेंट थी और ये निमोनिया कॉज करती थी। ये नॉन विरुलेंट थी, ये निमोनिया कॉज नहीं करती थी। अब ये एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन जब उन्होंने माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने जब यहां पे लिविंग एस स्ट्रेन ली तो देखो माउस मर गया। ये आपकी आर स्ट्रेन ली तो माउस जिंदा है। मगर उन्होंने जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके डाला तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर जब हीट किल्ड करके एस स्ट्रेन को और लाइव जिंदा आर स्ट्रेन को दिया, देखो एस स्ट्रेन तो मरी हुई है, आर स्ट्रेन जिंदा है, मगर फिर भी माउस मर गया है। मरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मरी हुई हम एस स्ट्रेन दे रहे थे तब तो नहीं मरा। तो इससे ये बात सामने निकल के आती है कि कुछ ऐसा था जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, और आर स्ट्रेन का नेचर कैसा हो गया? फिर आर स्ट्रेन का ही नेचर एस स्ट्रेन हो गया, और जिस वजह से ये चूहा मरा है। तो कोई ऐसी चीज थी जो एस स्ट्रेन से निकल के आर स्ट्रेन में गई थी। उसी कंपोनेंट को उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर या ट्रांसफॉर्मिंग कंपोनेंट बोला, और वही इसी वजह से आप क्या देखते हो, इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट मेंशन करते हैं। इसमें उन्होंने फाइनली बताया कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगला एक्सपेरिमेंट था एवेरी का एक्सपेरिमेंट। एवेरी का एक्सपेरिमेंट, एवेरी मैकलॉड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है भाई? इन्होंने मेंशन किया, डिटरमाइंड किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने एक्चुअली बायोकेमिकल नेचर मतलब डीएनए को ये मेंशन किया कि यस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। काफी फिर भी इसके एक्सपेरिमेंट को बाद में प्रायोरिटी भी नहीं दी गई। थोड़ा सा कई लोगों ने इसको नकारा भी कि नहीं हम नहीं मानते ऐसा। देखो इन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन ली थी, उन्हीं को उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन थी उसको लिया, राइट, और इसमें से हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिपिड को हटा दिया। बस इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए, राइट। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए जब इसमें प्रेजेंट थे। अब इन्होंने क्या किया? एक कंट्रोल कंडीशन ली। कंट्रोल में क्या किया? इन्होंने आर स्ट्रेन को ऐड किया। आर स्ट्रेन को ऐड किया तो ये देखो ये जिंदा है। ये क्या है? जिंदा है। जब इन्होंने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में से प्रोटीन को हटा दिया, मगर इसमें अब आरएनए भी प्रेजेंट है और डीएनए भी प्रेजेंट है, राइट। डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए आप क्या देख रहे हो?
ये माउस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। जब इन्होंने आरएनए रिमूव किया, पहले में क्या किया, प्रोटीन रिमूव किया, दूसरे में आरएनए रिमूव किया, तीसरे में डीएनए रिमूव किया, राइट। तो फिर इन्होंने इसके आउटकम निकाल के देखे। बेटा मैंने नीचे लिख रखा है, इसको समझ लो, ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखो जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन ली, उसको आर स्ट्रेन के साथ ऐड किया, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है माउस मर जाएगा। मगर उन्होंने प्रोटीएज और आरएनएस दोनों डाल के देखे, तब भी माउस मर रहा है। क्योंकि जब देखो उन्होंने आरएनएस डाला तो इसमें क्या था, आरएनए जो था वो डिग्रेड हो गया होगा, मगर फिर भी डीएनए तो डिग्रेड नहीं हुआ, वो तो ट्रांसफॉर्म हुआ ही होगा। डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग कंपोनेंट है, तो वो तो गया ही गया होगा। जब उन्होंने प्रोटीन डाली तब भी वो गया ही गया होगा। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, माउस मर रहा है। मगर जब उन्होंने डीएनएस डाला, जब उन्होंने डीएनएस ऐड किया, राइट, तो माउस नहीं मरा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने डीएनएस ऐड किया तो जो एस स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन का डीएनए डीएनएस ने रिमूव कर दिया। आर स्ट्रेन का डीएनए वैसे भी विरुलेंट नहीं था, इसीलिए माउस जिंदा रह गया। तो उन्होंने बताया कि जो यहां पे उन्होंने एंजाइम यूज किए थे, आरएनएस, प्रोटीएज, डीएनएस, राइट। तो जब उन्होंने डीएनएस डाला तब माउस बच जा रहा है। इसका यही मतलब है कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, अगर वो डिग्रेड हो जाता है तो माउस जिएगा। अगर वो डिग्रेड नहीं हुआ और वो ट्रांसफर हो गया आर स्ट्रेन में, तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल जाएगी, और एस स्ट्रेन विरुलेंट है, वो डिसीज कॉज करेगी, निमोनिया करेगी और चूहा मर जाएगा। आया समझ में? चूहा मारा गया, बहुत चूहे मारे गए इस प्रोसेस में। तो ठीक है। देन फाइनली एक एक्सपेरिमेंट आता है, हर्सले एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जो फाइनली एकदम 100% ये प्रूव कर देता है कि यस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसमें क्या किया गया, रेडियो एक्टिव प्रोटीन ली गई, प्रोटीन से उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज लिए गए, उसमें एक प्रोटीन कोट को, बैक्टीरियोफाज की प्रोटीन कोट को क्या किया गया, पहले रेडियो एक्टिव कर दिया गया, और उसके बाद इसके डीएनए को एक पर्टिकुलर फॉस्फेट से हमने क्या किया, डीएनए को रेडियो लेवल कर दिया। फिर जब हमने इसको इन्फेक्ट कराया एक बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, तो जहां पे प्रोटीन लेवल है तो प्रोटीन तो देखो बाहर रह जाएगी, फ्लोरेसेंस कहां रहेगी, बाहर, क्योंकि भाई आपने प्रोटीन जो है वो रेडियो लेवल दी थी। तो देखो यहां पे बाहर साइड में क्या होगा, चमक निकलेगी। जब ये बैक्टीरिया लिया, इसमें आपने डीएनए को रेडियो लेवल किया था, तो डीएनए अंदर गया होगा, डीएनए अंदर गया तो देखो डीएनए अंदर गया तो अंदर चमक होगी। तो यहां पे बाहर साइड में फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगी, यहां पे अंदर साइड में फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई। जब अंदर देखने को मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है, अंदर कौन गया, हमने किसको रेडियो लेवल किया था, डीएनए को। डीएनए की चमक कहां आ रही है, अंदर आ रही है। तो ये बात क्या प्रूव कर रही है, यही प्रूव कर रही है कि यस डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फाइनल इसी एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हुई कि यस डीएनए ही अपना जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? तो ये 3 एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवेरी का एक्सपेरिमेंट एंड मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहे, जिन्होंने ये बात प्रूव की कि यस नन अदर डीएनए इज ओनली द जेनेटिक मटेरियल। इज इट क्लियर? गुड, मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब हमने ये बेसिक वाले पार्ट की बात की, हमने डीएनए की बात की, डीएनए जेनेटिक मटेरियल की बात की, हमने उसके बारे में कुछ फीचर भी समझे, हमने उसकी पैकेजिंग के बारे में बात की, हमने फिर ये बात की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसको प्रूव करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट आए। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के ऊपर, वो प्रोसेस जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर और इसकी कह सकते हो आप आत्मा है। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो इस टॉपिक में हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, उनको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज रेप्लिकेशन। मुझे उम्मीद है रेप्लिकेशन आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, बट यहां पे आप रिवाइज कर पाओगे और बेहतर तरीके से। डीएनए से डीएनए का बनना, इसी को आप क्या बोलते हो, रेप्लिकेशन। मतलब डबल द कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है कि डीएनए की कॉपी है, एक कॉपी उससे 2 कॉपी बना दो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उससे एक और डबल स्टैंडर्ड। एक हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, एक समय के बाद 20 मिनट बाद हमारे पास 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नेक्स्ट 20 मिनट बाद हमारे पास 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नेक्स्ट 20 मिनट बाद हमारे पास 8 है। तो हर 20 मिनट में ई कोलाई में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसलिए बता रहा था। तो आप क्या देख रहे हो, डबल कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे 2 स्ट्रैंड क्या होंगे, सेपरेट होंगे और एक्ट करेंगे कैसे, टेम्पलेट की तरह। जब रेप्लिकेशन होगा तो आप क्या देख लो, मान लो यहाँ देखो ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, डीएनए की एक स्टैंड था, एक ये था। अब ये दोनों स्टैंड सेपरेट हुए और दोनों स्टैंड पे देखो नई कॉपी बनने लग गई।
दोनों स्टैंड पे एक नई कॉपी बनने लग जाएगी। तो आफ्टर रेप्लिकेशन आप क्या देखोगे, वन पेरेंटल कॉपी होगी और एक नई सिंथेसाइज कॉपी होगी, जिसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये मानो कि ये मान लो पहले पेरेंटल कॉपी थी, ये दोनों की दोनों अलग हुई, इसके सामने एक नई कॉपी बन गई, इसके सामने एक नई कॉपी बन गई, तो जो नए स्टैंड बने उसमें एक पेरेंट कॉपी है, एक न्यूली सिंथेसाइज कॉपी है, एक पेरेंट कॉपी, एक न्यूली सिंथेसाइज कॉपी है। इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, कि जो नए स्टैंड बन रहे हैं उसमें आधा पेरेंट का पार्ट कंजर्व है, सो कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, राइट। आगे बढ़िए और इसी को और बेटर वे में समझिए। कई सारे एक्सपेरिमेंट थे जिन्होंने ये प्रूव किया हाँ कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही होता है, राइट। एक एक्सपेरिमेंट था मेसलसन का और सेल का, जिसमें उन्होंने प्रूव किया यस डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही रेप्लिकेट करता है। ई कोलाई को हमने, जब इस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो ई कोलाई को हमने ग्रो कराया किसमें, N15 मीडियम में। N15 क्या है, नाइट्रोजन 15 मीडियम, ये N15 क्या है, ये हैवी आइसोटोप है। जब हमने इससे N15 से हमने ई कोलाई को ग्रो कराया तो उसके डीएनए में क्या भर गया, N15 भर गया, उसका डीएनए कैसा हो गया, हैवी डीएनए। आपने स्टार्टिंग में ई कोलाई को क्या दिया, नाइट्रोजन दिया हैवी वाला, तो उसका डीएनए कैसा हो गया, हैवी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम देन आपने क्या किया, सेल को ट्रांसफर किया N14 मीडियम में, ये आपने N15 वाला डीएनए लिया, खूब जनरेशन तक आपने इसके पूरे डीएनए में क्या भर दिया, हैवी डीएनए कर दिया, इसके N15 को कर दिया। फिर जब आप एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट किया उस समय आपने इसको क्या देना शुरू किया, N14 देना शुरू किया। अब जब आपने यहां पे N14 दिया तो ऑब्वियस सी बात है जो नया स्टैंड ऐड हो रहा होगा उस पे N14 ऐड हुआ होगा, नए स्टैंड पे N14 ही ऐड हुआ होगा। तो क्योंकि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन हुआ है तो दोनों स्टैंड में क्या होगा, एक स्टैंड पे N15, एक स्टैंड पे N14। तो जो आप जब इसको आप उस पे निकाल के देखोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन पे निकाल के देखोगे तो देखो पहले N15 एक साथ आ रहे थे, अब इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ बेंड आएगा और यहाँ पे N15 का आएगा और ये हाइब्रिड कंडीशन शो करेगा। और यही बात बता देता है कि फर्स्ट जनरेशन में ही जो आपको कंडीशन मिल रही है वो कैसी मिल रही है, सेमी कंजर्वेटिव, राइट। तो आप क्या देख रहे हो, ई कोलाई डिवाइड एवरी 20 मिनट्स, सो डीएनए एक्सट्रैक्ट आफ्टर 40 मिनट हैज इक्वल हैवी एंड इक्वल लाइट। N15 N14 दोनों के हैं, यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीएनए कैसे डिवाइड करता है, बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड। आगे और 40 मिनट्स बाद आप देखो तो यहां पे आपको N14 के ये मिलेंगे, एक तो एक कंडीशन क्या मिलेगी, N14 की मिलेगी, ये N14 ही होगा, ये N14 की मिलेगी, ये 50 लिखा हुआ है, इसको आप N14 कर दो, ये देखो ये N14 का होगा पूरा का पूरा, ये N14 का होगा पूरा का पूरा। और दो पेरेंट कॉपी कैसी होंगी, ये जो दो पेरेंट कॉपी है, ये दोनों पेरेंट कॉपी कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव वाली है। तो N15 हाइब्रिड और N14 तो ये कंडीशन क्या शो कर रही है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही रेप्लिकेट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मैकेनिज्म क्या है रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म क्या होंगी। तो आप ध्यान से देखिए, अकर इन एस फेज, पहली बात तो ये एस फेज में होता है। किस फेज में होगा, एस फेज, अकर इन एस फेज। एंजाइम यहां पे इन्वॉल्व है, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है यहां पे, डीएनए पॉलीमरेज। सबस्ट्रेट की तरह जो काम करता है या एनर्जी प्रोवाइड करने की तरह काम करता है वो कौन है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी मेंशन करते हैं। रेप्लिकेशन में डीएनटीपी होंगे और ट्रांसक्रिप्शन में आपके एनटीपी होंगे। वहां पे आरएनए में राइबोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, तो इसीलिए देखो यहां पे डीएनटीपी लिखा हुआ है। जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है स्टार्ट फ्रॉम ओराई, ओराई बोले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगा। टू पेरेंट्स यहाँ पे दो पेरेंट होंगे, डोंट कंप्लीटली ओपन। जहां पे जब भी रेप्लिकेशन हो रहा होगा तो आप क्या देखोगे, दो जो स्ट्रैंड है वो पूरे पूरे ओपन नहीं होते, जैसे इस तरीके से रेप्लिकेशन बबल बनते हैं। तो एक छोटा सा रेप्लिकेशन बबल बनता है, कहां पे बनता है, ओराई वाली साइट पे रेप्लिकेशन बबल बनेगा या उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलोगे, जहां पे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा एक, जहां पे प्रॉपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा क्योंकि रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो एक ये वाला जो स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है, तो देखो इधर इस पे जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनता चला जाएगा। मगर इसमें देखो ये वाला 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो रेप्लिकेशन इधर से इधर की तरफ होगा, मगर जितना वो ओपन होगा उतने में ही तो हो पाएगा, जितना ओपन हुआ उतने में रेप्लिकेशन हुआ। तो यहां पे आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिलते हैं, ये फ्रेगमेंट कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और बाद में डीएनए लाइगेज की मदद से इन फ्रेगमेंट को जोड़ दिया जाता है और दो स्ट्रैंड एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हैं
याद रखिए पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, दोनों स्टैंड पे होगा, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड क्रिएट होते हैं। क्लियर है? तो जो पेरेंट स्टैंड होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं फॉर द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। एक टेम्पलेट डीएनए है जिसके सामने नई नई एक और स्ट्रैंड बनती जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तरफ। ये हमने बात की सेमी कंजर्वेटिव मोड की और ये हमने बात की रेप्लिकेशन की। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा। याद रखना, रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज। इसको जरा ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हम बोलते हैं डीएनए से आरएनए का बनना। क्या बोल रहे हैं हम इसको? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना। इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे। यहां पे आप देखोगे ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व। यहां पे ऐसा नहीं है पूरा का पूरा, जैसे रेप्लिकेशन में आपने पूरे पूरे डीएनए को क्या कर दिया था, रेप्लिकेट कर दिया था। ट्रांसक्रिप्शन में पूरा पूरा डीएनए यूज ही नहीं हुआ, एक छोटा सा पार्ट यूज होगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो यहां पे आप क्या देखोगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी जो होगी, डीएनए का जो पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं कि इतना हमको पार्ट, इस पर्टिकुलर पार्ट से डीएनए, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए से हमको प्रोटीन बनानी है या आरएनए बनाना है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे हो। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से 3 पार्ट? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। क्या कहोगे? प्रमोटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, आरएनए बनना स्टार्ट होगा, और फिर एक स्ट्रक्चरल जीन होगा जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, और फाइनली टर्मिनेशन पार्ट होगा जहां पे वो प्रोसेस एंड हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर इन्वॉल्व होगा। यहां पे जो एंजाइम होंगे वो क्या होंगे? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कर रहा होगा। जब आप इस प्रमोटर को देखोगे, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर को, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखोगे, तो इसमें कोडिंग स्ट्रैंड होगा, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जिसके बेस में, जिसके रेस्पेक्ट में आरएनए बन रहा है। मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आपका यू जुड़ जाएगा, जी है सी जुड़ जाएगा, टी है ए जुड़ जाएगा। तो ये आरएनए जो बनता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है, मगर जब आप इस टेम्पलेट से जो आरएनए बन रहा है उसको मैच करोगे तो उसका सीक्वेंस मैच करेगा कोडिंग के साथ, इसीलिए कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्योंकि जो आरएनए बन रहा है उसका जो सीक्वेंस है वो मैच करोगे तो कोडिंग स्ट्रैंड के साथ मैच होगा, ना कि टेम्पलेट के साथ। टेम्पलेट के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको आप आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे हो। टेम्पलेट स्टैंड की जो डायरेक्शन देखोगे वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, राइट। और जो कोडिंग स्टैंड होगा जिसको हम ट्रांसक्राइब कर रहे हो वो आप क्या देखोगे, जो आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है वो हमेशा 5 प्राइम से, जो नया आरएनए बने चाहे नया डीएनए बने, हमेशा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही बनता है। लॉजिकली सोच के देखो कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें एक 5 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम होता है। अगला न्यूक्लियोटाइड कहां जुड़ेगा? 3 प्राइम पे ही। अगला कहां जुड़ेगा? 3 प्राइम पे ही। तो पॉलीमराइजेशन किधर से होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर है? गुड गुड गुड, ठीक है। सो ये हमने बेसिक बात की ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट की, और यहां पे हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को भी समझा जिसमें प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर पार्ट इन्वॉल्व होंगे। कोडिंग स्टैंड होगा, टेम्पलेट स्टैंड होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं जीन के बारे में कि व्हाट इज जीन। अगर आप जीन की बात करें तो जो अभी की साइंटिफिक डेफिनेशन है, अगर मैं 2024 के अकॉर्डिंग जो बेस्ट डेफिनेशन है, जो मोस्ट अपडेटेड डेफिनेशन है, वो कहती है, ये मैं बता रहा हूं फिर एनसीईआरटी की तरह बात करेंगे। डीएनए क्या, डीएनए या जीन क्या होता है? व्हाट इज जीन? जीन इज फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ध्यान से सुनना, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। किसी को बताना नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, मैं अपडेटेड कंडीशन बता रहा हूं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, बट एनसीईआरटी क्या कहती है उसको देख लेते हैं। मैंने वही लिखा हुआ है कि डीएनए सीक्वेंस जो कोड करता है टीआरएनए आरएनए मॉलिक्यूल को, या वो सेगमेंट जो ट्रांसक्राइब कर पाता है, वो अपना क्या है? वो अपना जीन कहलाता है। यहां पे आप देखोगे एक वर्ड यूज होगा सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन बोले तो डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक कोडॉन। वो सिस्ट्रॉन क्या है? वो वाला पार्ट ऑफ डीएनए जिसमें जेनेटिक कोडॉन प्रेजेंट है, राइट। स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के होंगे। हमने अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पढ़े कि वहां पे स्ट्रक्चरल जीन होंगे। स्ट्रक्चरल जीन 2 टाइप के होंगे। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब जिससे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से एक प्रोटीन बने, ऐसा मोस्टली यूकैरियोट में होगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से मोर देन 1 प्रोटीन बने, जैसा अभी आप लेक पॉलीमरेज में देखोगे, राइट। जीन रेगुलेशन में देखोगे, अभी आप पढ़ोगे लैकोपेरॉन के बारे में, लैकोपेरॉन में देखोगे वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसस्टाइलेज, डिफरेंट एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से 3 प्रोटीन बन रही है, तो वो क्या कहलाएगा भाई? वो पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगा। और पॉलीसिस्टोनिक ऑब्वियस सी बात है कॉमन कहां पे है? प्रोकैरियोट में। आगे देखिए, मोनोसिस्ट्रॉनिक के 2 पार्ट होंगे, उसमें एक एक्सॉन दिखेगा, एक इंट्रॉन दिखेगा। पहली बात तो मोनोसिस्ट्रॉनिक आपको यूकैरियोट में मिल रहे हैं। यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी उसमें आप क्या देखोगे, जो आरएनए बनेगा, उससे आरएनए जो बनेगा उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होंगे। एक्सॉन क्या होते हैं? वो पार्ट जो मैच्योर आरएनए में एक्सप्रेस हो पाएंगे। इंट्रॉन क्या होंगे? जो रिमूव हो जाते हैं स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के थ्रू और मैच्योर आरएनए वो नहीं दिख पाएंगे। क्लियर है?
देन आगे से समझो आप रेगुलेटरी जीन क्या होंगे। व्हाट आर रेगुलेटरी जीन? ये देखो रेगुलेटरी जीन क्या है। रेगुलेटरी जीन की मैं बात करूं तो सीक्वेंस जो सीक्वेंस दैट डू नॉट फॉर एनीथिंग, वो सीक्वेंस जो किसी चीज को नहीं बना रहा मगर वो क्या करेगा, वो रेगुलेटरी फंक्शन करेगा। वो कैसा होगा? रेगुलेटरी फंक्शन शो करेगा। तो हम इस ऐसे जीन को क्या बोलेंगे? रेगुलेटरी जीन। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हम टाइप ऑफ आरएनए के बारे में। आरएनए के अगर बहुत कॉमन टाइप देखोगे तो आपको एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए देखने को मिलेगा। एमआरएनए नाम से समझ में आ रहा है मैसेंजर आरएनए है। वो क्या करेगा? वो डीएनए से एक टेम्पलेट जो बनती है वो एमआरएनए की बनती है। वो इंफॉर्मेशन को लेके, यूकैरियोट की बात हो रही है तो न्यूक्लियस में एमआरएनए बनेगा, वो निकल के साइटोसोल में बाहर आता है, बाहर आके फिर वो प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा। टीआरएनए की बात करें तो ये टीआरएनए वो आरएनए है जो अमाइनो एसिड्स को लेके आता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है और प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाता है। ये एमआरएनए के कोडॉन को रीड करते हुए उसी के अकॉर्डिंग टीआरएनए को रिक्रूट करता है, लगाता है और प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से आप क्या मेंशन करोगे कि ये क्या है? 3 टाइप के आरएनए है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन बोले तो यहां पे आप देखोगे कि आरएनए पॉलीमरेज होगा। आरएनए पॉलीमरेज होगा जो किससे बाइंड करेगा? बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन से। यहां पे एक डीएनए में प्रमोटर रीजन है जिससे बाइंड करेगा इन एसोसिएशन विद सिग्मा फैक्टर। यहां पे देखो ये सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व है। सिग्मा फैक्टर इसके साथ बाइंड करेगा और प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, राइट। आगे देखो इलोंगेशन। इलोंगेशन में आप क्या देखोगे? यहां पे एनटीपी यूज होंगे। क्या मैंने डीएनटीपी लिखा है? नहीं, यहां पे एनटीपी यूज होंगे जो कि सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे और अकॉर्डिंग टू कंप्लीमेंट्री बेस पेयर वो अटैच होते जाएंगे। फाइनली देखो यहां पे प्रोटीन बनती चली जाएगी, ये आरएनए बढ़ता चला जाएगा आगे की तरफ और प्रोटीन आगे की तरफ बनती चली जाएगी और फाइनली टर्मिनेटर पार्ट आएगा। टर्मिनेटर पार्ट पे आप क्या देखोगे? फैक्टर दैट इज कॉल्ड रो फैक्टर। क्या नाम है? ये देखो रो फैक्टर। रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को निकाल के बाहर कर देगा, आरएनए यहां पे बन जाएगा। तो आपने देखा डीएनए से आरएनए बन चुका है। मगर इस प्रोसेस में आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को मिलेगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जैसे प्रोकैरियोट की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस स्टार्ट होती है। ट्रांसक्राइब ये आप क्या देखते हो? साइटोप्लाज्म में होते हैं। और यहां पे आप क्या देखते हो? कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं होता। किसमें डिफरेंस नहीं होता? क्लियर कट साइटोसोल और न्यूक्लियस में। तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसी के साथ क्या होगा? ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है नहीं। तो जैसे जैसे आरएनए बना, आरएनए से वही के बनते बनते ही प्रोटीन भी बनना शुरू हो गई। इधर राइबोसोम है, इधर से ये आरएनए बना के निकाल रहा है और इधर से अभी इसी पे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया। ऐसा यूकैरियोट में नहीं होगा क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है। आरएनए अंदर बन गया न्यूक्लियस में, फिर वो बाहर निकल के आएगा। बाहर निकल के आने के बाद तब वो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, राइट। यूकैरियोट में आप क्या देखते हो? डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होंगे। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में नहीं थे, नहीं, अब वहां पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। यूकैरियोट में 3 आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम जो डीएनए से आरएनए बनवाते हैं एक बार को, राइट। डीएनए जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आरआरएनए बनवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 टी बनवाएगा, ठीक है, राइट। याद करने का तरीका रमता, रमता जोगी है ना, गाना नहीं है रमता जोगी रे रमता जोगी, ऐसे ना। तो RMT रमता ऐसे करके याद रख लो, कैसे भी याद कर लो, ये याद करने का तरीका है। आर बोले तो पॉलीमरेज 1 आर को है, एम बोले तो पॉलीमरेज 2 है, टी बोले तो पॉलीमरेज 3 है, ठीक है। 1 2 3 तो याद हो जाएगा, RMT याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले RMT रमता ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। प्रिकर्सर फॉर mRNA इज HNRNA। देखो डीएनए से जो आरएनए बन के आ रहा है हम उसको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, HNRNA। क्यों बोल रहे हैं भाई HNRNA? क्योंकि उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है और एक्सॉन को हमको हटाना होता है, इंट्रॉन की जरूरत होती है। क्या ऐसा प्रोकैरियोट में होगा? नहीं, प्रोकैरियोट में हम HNRNA वर्ड ज्यादा यूज भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे एक्सॉन इंट्रॉन का कंसेप्ट नहीं होता। एक्सॉन इंट्रॉन का कंसेप्ट यूकैरियोट में ही है। यूकैरियोट में इसलिए जो आरएनए बन रहा है वो HNRNA है। उसमें से जब आप एक्सॉन को हटा दोगे, इंट्रॉन को मिला दोगे, तो जो आरएनए बनेगा वो होगा मैच्योर आरएनए। तो यही लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ mRNA इज या प्रिकर्सर फॉर mRNA इज HNRNA। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होंगी, कैपिंग, टेलिंग एंड एक्सॉन रिमूवल। ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो वो पर्टिकुलर आरएनए क्या हो जाएगा भाई? मैच्योर हो जाएगा। क्लियर है? इतना पार्ट डिस्कस हुआ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आगे डिस्कस करिए। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कुछ प्रोसेसिंग की पार्ट चल रही है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग में क्या है, देखो ये एमआरएनए बन के आया, इसमें आप देख रहे हो एक्सॉन इंट्रॉन है, इसमें क्या है, ये एक्सॉन इंट्रॉन है, राइट। इंट्रॉन काम के और ये एक्सॉन काम के नहीं है। येलो वाला पार्ट जो है हमारा वो काम का है, इंट्रॉन। तो और यहाँ पे आप क्या देखोगे, इंट्रॉन को हटाएंगे, ठीक है। इंट्रॉन का क्या करते हैं अपन, यहाँ पे रिमूवल कर देते हैं। इंट्रॉन को देखो ये अलग अलग सर्कल में बना के आपने रिमूव कर दिया, और ये जो एमआरएनए फिर ये मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा। और एंड में आप क्या कर रहे हो, पॉली ए टेल ऐड कर रहे हो। क्लियर है। इंट्रॉन रिमूवल अपन यहां पे कर देते हैं, और फाइनली जो एमआरएनए बन के आता है ये क्या है, मैच्योर एमआरएनए। इस वाले एमआरएनए को क्या बोलूंगा मैं, एचएनआरएनए, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। सो दिस इज अबाउट आरएनए प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जेनेटिक कोडॉन के बारे में कि जेनेटिक कोडॉन क्या है, इसके कुछ फीचर की बात करते हैं। मैंने एक ट्रिक याद करवाई थी आपको शॉर्ट्स में, अनस्पेसिफिक डक्ट, बस उसी को ध्यान रखो। अनस्पेसिफिक जेनेटिक कोडॉन क्या होते हैं, अन मतलब अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या निकलता है कि कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। जितने भी कोडॉन होंगे वो बस एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। चाहे कोई भी कोडॉन ले लो, मान लो मैंने इस वाले कोडॉन की बात की, तो ये वाला देखो इसको कोड करेगा, ये वाला इसी को कोड करेगा। एक जो कोडॉन है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, राइट। दिस इज स्पेसिफिक कंडीशन, अनएम्बिगुअस कंडीशन। इसके आगे का मतलब समझो, ये जो डीजेनरेट नेचर है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है कि कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो मोर देन वन, कुछ जो कोडॉन होते हैं वो क्या मोर देन वन अमीनो एसिड से कोड होते हैं, राइट। समझो जैसे ल्यूसीन है, देखो मोर देन वन कोडॉन से वो कोड हो रहा है, राइट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीजेनरेसी नेचर। यूनिवर्सल भी होते हैं। यूनिवर्सल होने का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया है बेटा, जो बैक्टीरिया है, चाहे बैक्टीरिया की बात करो चाहे टिल ह्यूमन तक बात करो, अगर कोई यू है, मान लो कोई हमारे पास कोडॉन है यू, अगर वो बैक्टीरिया में भी फिनाइलएलानिन कोड कर रहा है तो वो एनिमल में भी, ह्यूमन में भी फिनाइलएलानिन ही कोड करेगा। क्लियर है, यही यहां पे मेंशन किया गया। तो अनस्पेसिफिक डी, यू, सी और टी। कॉन्टिजुअस का मतलब यहां पे कोई पंचुएशन, कॉमा, इज, एम, आर नहीं यूज होगा, और टी मतलब ट्रिपलेट, ये आपको ट्रिपलेट में देखने को मिलेंगे। इसमें जब आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो 64 कॉम्बिनेशन होंगे। 64 में से 61 स्टैंडर्ड कोडॉन होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, उआ, उगा, उआग, ओचर, ओपल, अंबर, ठीक है। इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गेमाओ, राइट, जॉर्ज गेमाओ। इन्होंने क्या मेंशन किया था, ध्यान से देखो। जॉर्ज गेमाओ ने क्या प्रपोज किया था कि 20 अमीनो एसिड हैं, तो इनको बनाने के लिए मिनिमम 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिसको आप कोडॉन बोलते हो, ट्रिपलेट बोलते हो। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप 2 लोगे तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर आप एक कोडॉन को 2 न्यूक्लियोटाइड का काउंट करोगे तो उससे सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और हमको ये बात पता है कि प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं, राइट। तो 20 के लिए आपने क्या किया, आपने 3 न्यूक्लियोटाइड को एक कोडॉन की तरह काउंट किया, तो 4 की पावर जब 3 रखी तो यहां पे आपने देखा 64 कॉम्बिनेशन बन के आए। यहां पे एक साइंटिस्ट जो इंडिया के थे जिनका नाम है हरगोविंद खुराना, उन्होंने केमिकल मेथड डेवलप किया फॉर मेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेस के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, राइट। तो जो 64 कोडॉन बन के सामने आए बेटा वो ये हैं, वो ये वाले हैं, सही है। ये है वो जेनेटिक कोडॉन। क्लियर है। यहां पे तरीका बता देता हूं, यूसीएजी आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्या याद रखना है, यूसीएजी, इधर यूसीएजी, फिर यूसीएजी और बना डालो सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुछ को थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे जी है तो भाई ग्लाइसिन ही बनेगा, जी ग्लाइसिन, राइट। तो इसी तरीके से इसको ध्यान रखना। देखो यहां पे स्टॉप कोडॉन मेंशन किया, उआ, उगा, उआग, ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन है। एयूजी को जो मैथ्योनिन को कोड करता है ये स्टार्ट कोडॉन है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। बस इतनी ही बात है, इतना ही है अपने जेनेटिक कोडॉन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए में अगर कोई भी कंपोनेंट ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है या उसको अल्टर किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये मेनली आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं 2 टाइप, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, मान लो आपके पास कोई अमीनो एसिड था, सॉरी कोई न्यूक्लियोटाइड था, जी की जगह आपने ए लगा दिया या सी लगा दी, तो ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में चेंज किया है। चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज करो और उस चेंज की वजह से अगर मान लो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाए और उससे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भाई वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। नॉर्मली सिंगल पॉइंट म्यूटेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होते हैं, मगर अगर मान लो वो चेंज किसमें हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाने वाले पार्ट में हो रहा है,
तो उससे पूरी पूरी प्रोटीन भी अफेक्ट हो सकती है। ऐसा ही कुछ होता है सिकल सेल एनीमिया में, जहां पे जो अमाइनो एसिड बन के आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड बन के आता है वैलिन, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है, ई से वी, है ना, ईवी याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई होता है, ई बोले तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड को जो नोटेशन मेंशन करते हैं वो ई से मेंशन करते हैं, राइट, और वी मतलब वैलिन, ठीक है। दूसरा जो म्यूटेशन का टाइप है वो अपने पास क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आप क्या देखते हो कि अगर कोई डिलीशन हो जाए, अगर कोई एडिशन हो जाए तो पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और ये प्रॉब्लमेटिक होता है, ये इंसर्शन और डिलीशन से क्रिएट होता है, राइट। नेक्स्ट देखो आप स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इनिशिएटर टीआरएनए में आप क्या देखते हो, एयूजी होगा, इनिशिएटर वो उसके पास क्या होगा, एयूजी से बाइंड करेगा और वो मेथियोनिन को कोड करवाता है। तो ये आपने टीआरएनए के रेस्पेक्ट में कुछ बातें की। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देखिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस अब यहां से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट अब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आप क्या मेंशन कर रहे हो भाई, एमआरएनए हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एमआरएनए जो बन के आया उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, अब आप उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लोगे किसमें, प्रोटीन में, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब वो नहीं है इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद करना, यहां पे क्या है कि आपको एमआरएनए जो आया उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है आप उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दो। जब प्रोटीन बनती है तो अमीनो एसिड होते हैं, वो ज्वाइन किससे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं सर। फिर आप क्या मेंशन करेंगे, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो यहां पे सबसे पहले एक इवेंट होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए पे क्या होता है भाई, वो उसके पास अमीनो एसिड होते हैं, मगर जब अमीनो एसिड नहीं होगा तो इसका मतलब अनचार्ज है, उस पे अमीनो एसिड चिपका दो तो वो क्या होगा, चार्ज हो गया, मगर जब चिपकाओगे तो उसमें एटीपी खर्च होगे। यही बात यहां लिखी हुई है कि फर्स्ट क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, पहले क्या करोगे, चार्जिंग करोगे टीआरएनए की, जहां पे अमीनो एसिड क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे बाय प्रेजेंस ऑफ एटीपी, उसमें आप क्या करोगे, अमीनो एसिड को चिपका दोगे, उस प्रोसेस में आप क्या देखोगे, एटीपी भी खर्च होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो फिर क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट दिख रही है, ये एमआरएनए से आके चिपकेगी, बाइंड टू एमआरएनए एट स्टार्ट कोडॉन, और फाइंड कर लेगी स्टार्ट कोडॉन एयूजी कहां है, और एयूजी के पास आके चिपक जाएगी। एयूजी वाले पार्ट से, मान लो मैं कह रहा हूं स्टार्ट कोडॉन यहां पे एयूजी है, एयूजी से पहले जितना भी पार्ट होगा उसको बोलेंगे 3' यूटीआर, क्या बोलेंगे, 3' अनट्रांसक्राइब रीजन, यूटीआर बोले तो अनट्रांसक्राइब रीजन, और स्टॉप कोडॉन आ जाएगा लास्ट में, हुआ होगा उगाग में से, है ना, तो उसके बाद का जितना भी पार्ट होगा एमआरएनए का वो कहलाएगा 5' यूटीआर, यूटीआर बोले तो अनट्रांसक्राइब रीजन, तो 3' यूटीआर और 5' यूटीआर। नेक्स्ट देखो टीआरएनए जो होता है वो बाइंड किससे करेगा, कोडॉन से एट लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट पे एक पर्टिकुलर पार्ट होगा, है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट है, देखो ये बाइंड है आके, एंड मूव कोडॉन टू कोडॉन, आप क्या देखोगे, जैसे ये आके बाइंड किया, एक ये कोडॉन है, इसने अपनी पूरी चेन को इधर ट्रांसफर कर दिया और यहां से ये अलग हटके चला गया। कितना बढ़िया प्रॉपर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट है आपके साथ, है ना। तो अब वो क्या होगा, इसी तरीके से मूव करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और आप क्या देखोगे, इस प्रोसेस को इलोंगेशन बोलेंगे। फाइनली आप क्या देखोगे, वो लास्ट स्टॉप कोडॉन पे आ जाएगा। स्टॉप कोडॉन पे एक फैक्टर होते हैं, दे आर कॉल्ड रिलीज फैक्टर, और उनको क्या बोलते हैं, आरआरएफ, राइबोसोम रिलीज फैक्टर। राइबोसोम रिलीज फैक्टर इस राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को अलग हटा देंगे और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इससे ये देखो प्रोटीन की सीक्वेंस बन के आ गई है सामने। सो दिस इज हाउ ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट्स। ये वो तरीका है जिससे ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। यहां पे भी आपने क्या देखा, राइबोसोम की सब यूनिट बाइंड कर रही है, टीआरएनए चार्ज हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है, फिर इलोंगेशन होगा और फिर फाइनली टर्मिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का आप रेगुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो जीन रेगुलेशन, पहली बात तो जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। आपकी एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट में दिया हुआ है, लैक्टोज के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ई कोलाई के अंदर, ठीक है। तो आप यहां पे ये चीज समझो कि होता कहां किस किस लेवल पे, ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। रेगुलेशन का मतलब आप प्रोटीन बनाना नहीं चाहते, मतलब अभी हमारी पर्टिकुलर किसी सेल में उस पर्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो आप उसको बंद करके रखोगे, जब जरूरत होगी चला दोगे। मान लो ऊपर घर में आपकी टंकी है, टंकी में पानी नहीं है तो आप मोटर ऑन कर दोगे, पानी भर जाएगा। पानी भरा हुआ है तो मोटर थोड़ी ना ऑन रहेगी, तो आप उसको बंद करके रखोगे। तो यही तो रेगुलेशन है कि हमारे हाथ में एक बटन है जिससे हम रेगुलेट कर लेते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो उसी को कहलाता है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब इसमें कैसे यूज हो रहा है कि हमको प्रोटीन चाहिए या नहीं चाहिए। तो प्रोटीन अगर नहीं चाहिए तो उसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कई सारे तरीके से। पहला ट्रांसक्रिप्शन, कि हम डीएनए से आरएनए ही ना बनने दे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। मान लो आरएनए बन भी गया है तो उसकी हम प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, अगर वो हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए है तो हम उससे मैच्योर एमआरएनए नहीं बना रहे, राइट। या फिर ट्रांसलेशन लेवल पे मान लो आरएनए बन गया है तो हम उससे प्रोटीन नहीं बना रहे, तो आप क्या देखते हो, 3 लेवल पे रेगुलेशन हो सकता है। आगे समझिए, रेगुलेशन जो प्रोकैरियोट में होगा, रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट, ये किस पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, राइट। यहां पे आपको रेगुलेटरी प्रोटीन, एक्टिवेटर और रिप्रेसर देखने को मिलेंगे, राइट। और रिप्रेसर किससे बाइंड करता है, रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर से। रिप्रेसर किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। याद रखना तरीका बता देता हूं, आरओ
आरओ बोले तो घर में पानी वाला जो होता है जिससे हम पानी पीते हैं, बढ़िया प्योरीफाई होकर वाटर आता है, तो आरओ। आरओ मतलब रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, सही है। रेगुलेशन की अब हम बात करेंगे लैकोपेरॉन के केस में। लैकोपेरॉन के केस में आप देखते हो कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होंगे, मतलब एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से मोर देन वन आप क्या देखोगे, प्रोटीन बन के सामने आएंगी। यहां पे आप क्या देखोगे, इसके 3 पार्ट होंगे, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन। यहां पे क्या होंगे, प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, यहां पे भी 3 पार्ट होंगे। आप यहां पे ओपेरॉन में कई सारे टाइप के ओपेरॉन देखते हो, जैसे लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, वैलिन ओपेरॉन, बट इस सिस्टम में हम जो आज के डिस्कशन में बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, लैकोपेरॉन की, राइट। और जो इल्यूसिडेशन मतलब इसके बारे में जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी, या जो इंफॉर्मेशन यहां पे सामने आई ओपेरॉन के बारे में, वो एक जेनेसिस, जैकब और बायोकेमिस्ट मोनोड के द्वारा प्रेजेंट की गई थी। इसीलिए हम ओपेरॉन सिस्टम को जैकब एंड मोनोड सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई थी। यहां पे आप क्या देखोगे, जब भी लैकोपेरॉन की बात करेंगे तो वो एक इंड्यूसिबल सिस्टम है, और यहां पे इंड्यूसर होगा, और इंड्यूसर और कोई नहीं, लैक्टोज ही होता है। व्हाट इज इंड्यूसिबल सिस्टम, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एनसीईआरटी में उतना वेल एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट मुझे उम्मीद है आप समझ जाओगे, ठीक है। कैसी डिटेल क्लास में तो मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डिटेल में ले ही चलूंगा, बट यहां समझिए, इंड्यूसर का मतलब जब कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो, जैसे मैं लैक्टोपेरॉन की बात कर रहा हूं और लैकोपेरॉन में लैक्टोज है, तो जब लैक्टोज होगा तो लैक्टोज को ब्रेक करने के एंजाइम ऑन होंगे, लैक्टोज को ब्रेक कराने वाले एंजाइम का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल सिस्टम। एक होता है रिप्रेसिबल सिस्टम, फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन रिप्रेसिबल सिस्टम है, क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन होता है तो जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑफ रहते हैं, मतलब जब ट्रिप्टोफैन है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, तो ये क्या है, रिप्रेसिबल सिस्टम। लैकोपेरॉन के केस में जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन ऑन, इंड्यूसिबल सिस्टम। ये पूरी इस तरीके से बात निकल के आती है, ठीक है। तो इसको हम मेंशन करते हैं क्या, इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम। यहां पे ये देखो यही चीज दी हुई है। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है। एक्ट एज इंड्यूसर, जो इंड्यूसर की तरह काम करता है और रेगुलेट करता है ऑन एंड ऑफ कंडीशन को। यहां पे देखो नोट में डाला हुआ है जो मैं भी समझा रहा था। इंड्यूसिबल सिस्टम क्या होता है, इज अ सिस्टम इन विच, जिसमें व्हेन सबस्ट्रेट मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज ऑन। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो यू आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, नहीं तो आने वाले पार्ट में, आने वाले भविष्य में जब आप सब्जेक्ट को और डेप्थ में पढ़ेंगे जरूर समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को कि इसमें प्रोसेस कैसे काम करती है। देखो, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या फर्क पड़ेगा लैकोपेरॉन सिस्टम पे, और जब वो एब्सेंट होगा तब क्या पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। तो देखो, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं है तो आप क्या देखोगे, आई एक यहां पे ये जो जीन है इसका ऐसे याद कर लो, पीपोजिया, PIPO, पीपो ZYA, या कैसे याद करोगे, पीपोजिया, पीपोजिया है ना। तो यहां पे आई जो है, आई क्या है, हमारा रेगुलेटरी जीन है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है। इससे मान लो mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बनी, रिप्रेसर, और RO बताया था, R किससे जाके बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। तो रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा और प्रोसेस को ऑफ रखेगा। तो देखो, जब इंड्यूसर लैक्टोज नहीं है तो देखो प्रोसेस क्या है, ऑफ। जब प्रेजेंट होगा तो प्रोसेस ऑन होगी। देखो कैसे, कि जब लैक्टोज है, राइट, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहां पे इन प्रेजेंस बात कर लो, प्रेजेंस। प्रेजेंस में आप क्या देखोगे कि जब प्रेजेंट होगा, देखो जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनी, रिप्रेसर से कौन बाइंड कर गया, इंड्यूसर ही बाइंड कर जाता है। जो लैक्टोज है ना, वो इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ऑपरेटर है ये बाइंड नहीं रहेगा, ये यहां पे नहीं होगा, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा तो आप क्या देखोगे, ZYA जो mRNA है, इनसे, सॉरी, ये जो DNA, इससे क्या बनेगा, mRNA बनेगा। कौन सा mRNA, लैक mRNA। इससे कौन कौन से एंजाइम बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांसएसिटाइलेज। ये क्या करेंगे, फर्दर बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक करेगा और इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी। सही है। इससे ज्यादा जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको हायर एजुकेशन में और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे हमारा रेगुलेशन कंप्लीट होता है। रेगुलेशन कैसे हो रहा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो इंड्यूसर की मदद से हो रहा है। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज ही है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि लैक्टोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ग्लूकोज लैक्टोज में ब्रेक हो गया। जब लैक्टोज है ही नहीं तो उसको ब्रेक करने वाले एंजाइम की भी जरूरत नहीं है। यस सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो उसको ऑफ रखना होगा। यस बेटा, उस समय उसको ऑफ रखना होगा। क्लियर है। यस, सो ये हमने डिस्कशन किया
किसके बारे में? जीन रेगुलेशन के बारे में। बढ़ते हैं आगे की ओर, समझते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट बेटा, इससे जितनी एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं वही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, एचजीपी से, और मैंने सारे वो की पॉइंट यहाँ पे आपको प्रेजेंट किए हुए हैं। जैसे मैं ह्यूमन जीनोम की बात करूं तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर ह्यूमन के जीनोम में प्रेजेंट है। और जब इसकी सीक्वेंस पता लगाई गई, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, तो करीब करीब एक सीक्वेंस को पता करने के लिए, एक बेस पेयर को पता करने के लिए $3 खर्च हुए। एक को कोड करने के लिए $3। तो टोटल को जब हमने पूरा सीक्वेंस किया है तो इसमें करीब करीब $9 बिलियन खर्च हुए हैं। इसका जो डाटा बन के आया, उस डाटा को हम स्टोर करें तो करीब करीब 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी, और हर बुक में 1000 पेज होंगे। हर कितनी बुक? 3300 बुक। 3300 बुक में भी हर बुक में कितने पेज? 1000 पेज। इतनी बड़ी बुक की जरूरत पड़ेगी अगर आप इस डाटा को होल्ड करोगे तो। और इतना डाटा जब सामने बन के आया तो इससे एक बायोलॉजी की नई ब्रांच ओपन हुई, दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्योंकि हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन किताब में नहीं स्टोर कर रखी है, हमने वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज डाटा में इंसर्ट कर दी है, तो इसको क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। सही है। सो हमने क्या किया, इसको सॉर्ट करके कंप्यूटराइज मैनर में जब अरेंज कर दिया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद ह्यूमन जीनोम एंड इट्स सीक्वेंसिंग इन्वॉल्विंग कंप्यूटराइज डाटा, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जीनोम ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का ही सीक्वेंस हुआ है, कई सारे और नॉन ह्यूमन मॉडल भी है जिनका हमने जीनोम पता लगा लिया है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के बारे में भी हमारे पास जीनोम अवेलेबल है, यीस्ट के बारे में, कई सारे प्लांट्स के बारे में, ड्रोसोफिला जो कि मक्खी कहलाती है, सी एलिगेंस जो कि एक निमेटोड है, राइट, हेलमिंथ की कैटेगरी का मेंबर है सी एलिगेंस। इन सब के हमने क्या कर रखे हैं? जीनोम को निकाल के रखा हुआ है, राइट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि मेथड कैसे, हमने कौन कौन से मेथड यूज किए जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन को। तो यहां पे 2 मेथड यूज हुए जीन को आइडेंटिफाई करने के। एक मेथड कहलाता है ईएसटी मेथड, मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड, और दूसरा मेथड कहलाता है सीक्वेंस एनोटेशन। दोनों मेथड में समझो होता क्या है। ईएसटी में हमने किसके लिए करते हैं? हम ईएसटी उसके लिए करते हैं, वो पार्ट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेस एंड ट्रांसलेट फोकस ऑन प्रोटीन सिंथेसिस जीन। मतलब ईएसटी हम उन पर्टिकुलर जीन के लिए, उस पर्टिकुलर डीएनए के पार्ट के लिए करते हैं जिससे प्रोटीन बन रही हो। हमारा किससे कंसर्न है? हमारा डीएनए के उस पार्ट से कंसर्न है जिससे प्रोटीन बन रही है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, राइट। तो इसमें आप क्या देखोगे, इस पर्टिकुलर सेट में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या यूज होता है? ईएसटी यूज होते हैं। ईएसटी बोले तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। वर्ड एक्सप्रेस का ही मीनिंग क्या निकल के आता है कि कोई पर्टिकुलर डीएनए का पार्ट जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो, वो एक्चुअली पार्ट क्या कहलाएगा? वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस सीक्वेंस कहलाएगा। इसीलिए नाम क्या दिया है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। दूसरी प्रोसेस क्या कहलाती है जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए? कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या देखते हो कि इसमें हम एनोटेशन में क्या करते हैं कि एंटायर जीनोम, चाहे वो कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, इज सीक्वेंस, पूरे डीएनए को शुरुआत से लेकर अंत तक क्या कर देते हैं? सीक्वेंस कर देते हैं, पता लगा लेते हैं उसके बारे में। और उसके बाद हम क्या करते हैं? लेटर एज फंक्शन इज असाइंड टू ईच रीजन ऑफ द जीनोम। और पहले हमने पूरा सीक्वेंस पता कर लिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उस पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्ट से जो सीक्वेंस है उनके फंक्शन पता करके देखते हैं। ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं? हमने जितना डीएनए आरएनए बना रहा है या प्रोटीन बना रहा है, उसी पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और हमको उसके बारे में पता होगा कि इससे ये प्रोटीन बन रही है, फिर इसका फंक्शन भी पता चल जाता है। यहाँ क्या करते हैं? पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर लिया, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे जो पार्ट है, फिर उनके बारे में उससे इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करते हैं, राइट। तो ये मेथड है टू आइडेंटिफाई जीन, राइट। नेक्स्ट इसके आगे हम और चीजें समझते हैं और यहां पे हम डिस्कस करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग की। जीनोम सीक्वेंसिंग में अपन प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। ध्यान से देखिए, डीएनए को हम क्या करते हैं? सबसे पहले आइसोलेट करेंगे और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देंगे। फिर उन फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे? क्लोन बना लेंगे, उनके कई सारे क्लोन बना लेंगे। किसको कैसे बनाएंगे? वेक्टर को यूज करके। और फिर कई सारे जब क्लोन बन जाएंगे तो हम क्लोन्ड फ्रेगमेंट को हम और एम्पलीफाई करके उनकी डिटेल स्टडी करेंगे और उनके सीक्वेंस को पता लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पे आप क्या देखते हो कि कॉमन वेक्टर, जब आप वेक्टर किस लिए यूज करते हो? कि आपको जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसके क्लोन बनाने, उसके लिए क्या यूज करते हो? वेक्टर। और वेक्टर में बेस्ट वेक्टर कौन है? बैक एंड एग, जो उस डीएनए को होल्ड कर सकते हैं। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक और एग की फुल फॉर्म क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस पर्टिकुलर केस में आप क्या देखते हो? जो कॉमन होस्ट है वो क्या है? बैक्टीरिया है और ईस्ट है। क्योंकि ये वेक्टर को आप ऑब्वियस सी बात है किसी होस्ट में डालोगे तो वेक को आप बैक्टीरिया में डालोगे, एग को आप
ईस्ट में डालोगे। तो ये क्या है, वेक्टर और उसके होस्ट है। इसी प्रोसेस में आप आगे और समझो कि जब आपने सीक्वेंस निकाले, जो अब क्या इन सीक्वेंस को जिनको आप एम्पलीफाई कर चुके हो, अब उनको कहां पे अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक सीक्वेंसर में। वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक सीक्वेंसर क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली सीक्वेंस करना शुरू कर देंगे, जिसमें आप क्या करते हो, यूज टू सीक्वेंस दीज स्मॉलर फ्रेगमेंट। वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, सीक्वेंस करना शुरू कर देंगे। एक मेथड है दैट इज कॉल्ड सांगर सीक्वेंसिंग, इसको भी यूज करते हैं। स्टार्टिंग में इसका ही बहुत ज्यादा यूज हुआ था, बट आजकल कंप्यूटराइज कई सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अब जो सीक्वेंस ऑब्टेन हुए उनको हम अरेंज कर देंगे बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन, और इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। अब हमको सीक्वेंस मिल गए, डाटा पता चल गया, उनके हम क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे, जिसको हम कैसे करते हैं, डन बाय कंप्यूटर प्रोग्राम। कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम है जिनके थ्रू हम क्या कर देंगे, इनको अलाइन कर देंगे। नाउ सीक्वेंस आर एनोटेड एंड असाइंड टू ईच क्रोमोसोम। अब हम क्या करेंगे, इन सीक्वेंस को कुछ नाम दे देंगे कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये सीक्वेंस मिल रहा है, इस पे ये सीक्वेंस मिल रहा है, और उनको हम ईच हर क्रोमोसोम में जिस क्रोमोसोम का पार्ट होगा उस क्रोमोसोम पे उनको अरेंज कर देंगे। सो दिस इज हाउ जीनोम सीक्वेंसिंग इज गोइंग टू डन। जीनोम सीक्वेंसिंग इस तरीके से होती है। डीएनए को आइसोलेट किया, ब्रेक किया, फ्रेगमेंट को अपने क्लोन किया, उनको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने के बाद ऑटोमेटिक सीक्वेंसर में डाल दिया, सीक्वेंस कर दिया, सीक्वेंसिंग करने के बाद उनके ओवरलैपिंग एंड की मदद से उनको अरेंज कर दिया, और अरेंज करने के बाद उनके नाम दे दिए, और नाम के बाद उनको मेंशन कर दिया कि ये पर्टिकुलर इस क्रोमोसोम पे मिलता है। सो दिस इज हाउ जीनोम सीक्वेंस इज गोइंग टू डन। इज इट क्लियर? गुड। अब हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई, वो क्या निकल के आई। तो यहां से ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि ह्यूमन का जो जीनोम है वो 3 × 10⁹ बेस पेयर का है। यहां से ये बात भी सामने है कि जो एवरेज जीन निकल के आए, जो नंबर ऑफ जीन है वो कितने हैं। पहले सोचे जाते 1 लाख 2 लाख 10 लाख जीन होंगे हमारी बॉडी में, मगर जब HGP परफॉर्म किया गया, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कराया गया, तब पता चला यहां पर नंबर ऑफ जीन कितने हैं, 3000। राइट। एवरेज जो नंबर ऑफ जीन है वो कितने, 30,000 एवरेज नंबर ऑफ जीन है, और पर जीन उनका जो साइज है वो क्या है, 3000 एवरेज साइज है, साइज ऑफ जीन। राइट। टोटल जीन कितने हैं, 30,000। एक जीन का साइज कितना है, अराउंड 3000 बेस पेयर। मगर अभी भी करीब 50% जो जीन है उनके फंक्शन अननोन है। सिर्फ हमको लेस देन 2% आपको जो जीनोम मिला, ह्यूमन का जो जीनोम मिला उसमें लेस देन 2% जो जीनोम है वो, उसके बारे में आप क्या देखते हो, वो पर्टिकुलर जो जीनोम है वो कोडिंग नेचर का है। बाकी मैक्सिमम क्या है, नॉन कोडिंग नेचर का ही है। और नॉन कोडिंग में भी जो लार्जेस्ट पार्ट है उसमें क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस आते हैं। मैक्सिमम जो पार्ट है इवन डीएनए का वो कैसा है, रिपीटेटिव सीक्वेंस ही है। क्रोमोसोम जिसमें सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है, और उसमें कितने जीन है, 1968। राइट। सबसे कम क्रोमोसोम किसमें, सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें, वाई क्रोमोसोम में कितने, 231। यहां पे आप क्या देखोगे, मोस्टली आपको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की कंडीशन मिलेगी। एसएनपी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कोई ह्यूमन का जो जीनोम है वहां पे आप क्या देखोगे, पूरा सीक्वेंस सेम है, बस सिंगल एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज है, दैट इज कॉल्ड एसएनपी। और एसएनपी आपको करीब कितनी लोकेशन पे मिलेंगे, अराउंड 1.4 मिलियन पोजीशन पे आपको एसएनपी मिलेंगे। एसएनपी मतलब पूरा सीक्वेंस सेम है, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको न्यूक्लियोटाइड चेंज मिलेगा। इसकी हमको जरूरत कहां पड़ती है, इसका सिग्निफिकेंस है एक्सप्लेनिंग डिसीज एंड इवोल्यूशन प्रोसेस में, कि एक ह्यूमन से जब दूसरा ह्यूमन बना, या हमसे जो पूर्वज वाले ह्यूमन थे उनके जीनोम में और हमारे जीनोम में एसएनपी वाली कंडीशन में कितना चेंजेस है। राइट। अगर काफी हद तक एसएनपी सेम है तो आप बोलोगे कि हम काफी हद तक रिलेटेड थे। तो इस तरीके से एसएनपी यहां पे यूज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनल टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किस किस को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। किस किस बच्चे, जितने बच्चे यहां पे देख रहे हैं, कितने बच्चों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पहले से ही इंफॉर्मेशन थी। चलिए समझते हैं व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये वो मेथड है, मेथड फॉर कंपेयरिंग डीएनए सीक्वेंस ऑफ 2 इंडिविजुअल। 2 इंडिविजुअल है हमारे पास, हमको उनके जीनोम को मैच करना है, हमको देखना है कि उनमें कितनी सिमिलरिटी है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। हमको ये बात पहले से पता है कि 99.9% जो जीनोम है वो सेम है ऑल ह्यूमंस का। सिर्फ अंतर कहां पे आता है, 0.1% जो जीनोम है उसी में यूनिकनेस है, वही अलग है। राइट। एंटायर जीनोम सीक्वेंस ऑफ 2 इंडिविजुअल इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। अब जब आप मान लो 2 इंडिविजुअल को मैच करने जा रहे हो तो क्या करोगे, पूरा जीनोम इसका लोगे, पूरा जीनोम इसका लोगे, फिर मैच करा के देखोगे, नहीं। आप क्या करोगे, कुछ पर्टिकुलर पार्ट, और वो पार्ट कहलाते हैं रिपीटेटिव डीएनए। उसको हम यूज करते हैं कंपैरेटिव स्टडी में। इन दोनों पर्सन के जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उनको मैच करके देखेंगे कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस इन दोनों में मैच हो रहे हैं। राइट।
तो बेसिस ऑफ जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो यही है कि रिपीटेटिव डीएनए को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं बल्क डीएनए से, और फिर आप क्या देखते हो, जो बल्क डीएनए उसके मेजर पीक आएंगे और जो हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसके क्या आएंगे, स्मॉलर पीक आएंगे। उसी को हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो सैटेलाइट है वो भी दो टाइप की होती है, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ये किस बात पे डिपेंड करेंगी, कितनी माइक्रो सैटेलाइट होंगी, कितनी मिनी सैटेलाइट होंगी, बेस कंपोजिशन पे, लेंथ ऑफ सेगमेंट पे, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, मतलब कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस आप यूज कर रहे हो इस, या फिर उसमें कितने रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसके पर्टिकुलर फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी है, उसका बेस कंपोजिशन क्या है, इन सब चीजों पर डिपेंड कौन करता है, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट। क्लियर है? ओके, आप क्या देखोगे, जो माइक्रो मिनी सैटेलाइट है किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। यहां पे आप क्या देखोगे, पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जर्व होगी, और पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से आती है, म्यूटेशन की वजह से। अगर म्यूटेशन जर्म लाइन म्यूटेशन है तो वो क्या करता है, पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिज्म को क्रिएट करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक पर्सन का जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो दूसरे पर्सन से अलग है कि नहीं है। काफी हद तक सेम भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। जब अलग है तो वो किस वजह से अलग है, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। अभी आगे और बेटर में समझ में आएगा। पॉलीमॉर्फिज्म अराइज नॉर्मली इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ऑब्वियस सी बात है, रिपीटेटिव सीक्वेंस नॉन कोडिंग ही है, बिकॉज म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस डू नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेनली किस में आते हैं, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस में, क्योंकि ये किसी प्रोटीन को बनाते नहीं है। अगर कोई प्रोटीन बना रहे होते उसमें दिक्कत आ जाती तो प्रॉब्लम दिखती है उस पर्सन में, राइट, फिजिकली, रिप्रोडक्टिवली, या उसके अदर स्ट्रक्चर्स में या अदर कंडीशंस में उसको कोई दिक्कत दिखती। मगर क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि जो म्यूटेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, नॉन कोडिंग पार्ट में म्यूटेशन हो रहा है। दैट्स वाई उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। मेनली जो प्रॉब्लम आ रही है या चेंज आ रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, किसमें हो रहा है, नॉन कोडिंग वाले पार्ट में। अब हम इसकी मेथडोलॉजी की बात करते हैं, राइट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम कैसे करती है, देखो। VNTR यहां पे होते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। VNTR क्या है, एक तरीके की सैटेलाइट है, जो हम यहाँ माइक्रोमेर सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट की बात कर रहे थे, ये भी सैटेलाइट ही है। ये क्या है, ये सैटेलाइट डीएनए है जिनमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक पर्सन से VNTR दूसरे पर्सन के VNTR से अलग होंगे। अब यहां पे समझ में आएगा। VNTR को हम यूज करते हैं प्रोब की तरह। प्रोब, अभी और बेटर वे में समझ में आएगा प्रोब क्या होते हैं। सबसे पहले जब भी हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए आइसोलेट करेंगे, जिन जिन पे हमको क्या है, शक है, हम उस डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसको कट निकाल लेंगे, कट लगा लेंगे। उसमें कट हमको कहाँ लगाने, जहाँ पे VNTR मिलेंगे उनमें हमने कट लगाए, और फ्रेगमेंट फिर हम सेपरेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उनके सेगमेंट को अलग कर लेंगे, राइट। और फिर फ्रेगमेंट, हमको फ्रेगमेंट को क्या कर लेंगे, ब्लॉट कर लेंगे। ब्लॉट करने का मतलब जो फ्रेगमेंट हमने इस जेल पे बनाए थे उनको उठा के नायलॉन की शीट पे ट्रांसफर कर लेंगे, राइट। उस नायलॉन की शीट पे या नाइट्रोसेलुलोज की शीट पे ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो ब्लॉट किए हुए या इमोबिलाइज जो फ्रेगमेंट है, इनको हम हाइब्रिडाइज कराएंगे VNTR प्रोब से, और फिर उनको डिटेक्ट करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी से। VNTR का जो साइज है 0.1 से 20 kb तक का हो सकता है, और जो बैंड है, बैंड ऑफ डिफरेंट साइज ऑब्टेन एंड ईच इंडिविजुअल हैज स्पेसिफिक बैंड एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसको चलो, इस पूरे कंसेप्ट को समझो, इस डायग्राम को समझो, अपने आप चीजें बेटर वे में समझ में आ जाएंगी। देखो हो क्या रहा है। मान लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां पे काम करती है, फॉरेंसिक लैब में। मान लो एक जगह थी, राइट, एक जगह थी, एक घर था, मान लीजिए घर में एक क्राइम सीन हुआ, राइट। क्राइम सीन क्या हुआ, एक लड़की थी जिसका नाम था सोना। क्या नाम था, सोना, राइट। और फिर उसको किसने मार दिया, बाबू ने। किसने मार दिया, बाबू ने। मगर हमको पता नहीं है कि मारा किसने, बाबू ने मारा है या उस घर में जो काम करने वाला अंकल है जिसका नाम रामू है, रामू ने मारा है कि बाबू ने मारा है ना। अब अपने को कंफ्यूजन कहां है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब हम क्या करेंगे, मरा कौन, सोना मर गई, राइट। तो हमने क्राइम सीन पे सोना का जो जीनोम था उसको उठाया। पहले तो हमको ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या करेंगे, पहले सोना मर चुकी है, राइट। अब क्राइम सीन पे ऑब्वियस सी बात है, या तो रामू रहा होगा या कौन रहा होगा, या तो बाबू रहा होगा, इन दोनों में से कोई रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सोना को ये मार रहे होंगे तो थोड़ा बहुत खून इनका भी निकला होगा। तो हमने क्राइम सीन से सैंपल सेलेक्ट किए, और हमको सैंपल इन दोनों में से किसी का एक, मान लो जो इनमें से प्रेजेंट था, उनका खून जो था वो मिला, या उनका कोई बॉडी का पार्ट का टिश्यू विश्यू कुछ भी मिल गया, हमने उससे डीएनए निकाल लिया। हमने क्या किया, उसका डीएनए निकाल लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इस क्राइम सीन पे ये जो डीएनए है, किसका डीएनए है, या तो ये क्राइम सीन पे मिला हुआ डीएनए किसका है, या तो ये डीएनए किसका है, रामू का है, या फिर ये किसका है, बाबू का है। इन दोनों में से कोई एक है जिसने
काम किया है ये वाला, राइट। तो अब आप देखो, अब क्या करोगे, आपने इस क्राइम सीन से इन दोनों के, रामू या बाबू के दोनों के जीनोम को निकाला और यहां पे सेट कर लिया। अब आप क्या करोगे, ये सैंपल क्राइम सीन से मिला हुआ है, क्राइम सीन से मिले हुए सैंपल को हमने आइसोलेट कर लिया, डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, क्राइम सीन से डीएनए निकाला हुआ है, राइट। अब आप क्या करोगे, रामू के इस पर्टिकुलर जीनोम को क्या करोगे, वही इसी प्रोसेस से वीएनटीआरएस के निकाल लोगे, प्रोब निकाल लोगे, फ्रेगमेंट बना लोगे, नाइलॉन शीट पे ट्रांसफर कर लोगे और फिर आप नाइलॉन शीट पे ट्रांसफर करके अब इनको कंपेयर करोगे, राइट। अब इनको जब कंपेयर करोगे तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये क्राइम सीन वाला है और ये दोनों क्या है, रामू का है ए वाला पोजीशन पे, बी वाला किसका है, बाबू का है। और फिर अब आप मैच करोगे कि क्राइम सीन पे ऑब्वियस सी बात है सेम मिलेगा, क्राइम सीन पे अगर बाबू का खून पड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैच करेगा। तो आप इसको जब मैच करोगे तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, देखो, क्योंकि ये है किसका, बाबू का ही खून है, बाबू ने ही तो सोना को मारा है। तो यहां पे सिद्ध हो जाता है कि बाबू ने सोना को मारा था। तो बाबू सोना नहीं करना है, समझ लो, दूर रहना इन चीजों से अभी, ठीक है। तो ये बात यहां पे क्या निकल के आ गई, सामने निकल के आई कि किसने कत्ल किया था इसका, बाबू ने किया था, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे देखो, यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि ईच इंडिविजुअल हैज स्पेसिफिक बैंड। ये जो बैंड है देखो, इसका अलग आ रहा है, रामू का बैंड अलग आया, ये देखो अलग था, बाबू का अलग आया। अगर ये दोनों बाबू और रामू अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते, अगर दोनों एकदम एकदम जुड़े हुआ भाई होते तो दोनों का एक जैसा था, तब फिर दिक्कत होती, तब फिर दिक्कत हो जाती कि बाबू ने मारा है कि रामू ने मारा है। मगर मजेदार बात क्या है, रामू कौन है, रामू वहां पे वर्कर है, तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं हो सकते, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम फाइनली बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में आप देखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की फॉरेंसिक साइंस में आप इसको यूज करते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग में कई सारी कंट्री ऐसी है जहां पे वो अपने बच्चे पैदा करके भूल जाते हैं कि ये मेरा बच्चा है, फिर बाद में वो बच्चा निकल के आता है मैं आप ही का बच्चा हूं। कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग में अर्ली टाइम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये पता चलता था। कैसे पता चलता था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता था, हाँ बेटा तू मेरा बच्चा है। फिर उनको दुख भी होता था मेरी जायदाद में से इसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, इसीलिए तो वो भूल जाते थे, राइट। नेक्स्ट देखो, जेनेटिक स्टडी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशन। कई सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी में, पॉपुलेशन में कई सारी जगह पे भी इसका यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई हैव कंसाइज, मैं सोच के देखो ये वो चैप्टर है जिसको 10-10 12-12 मिनिमम 15-15 घंटे लगते हैं एक्सप्लेन करने में डिटेल में। मैंने आपको विद इन एन आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे से 2-4 मिनट आगे हुई होंगी, पूरे 1 घंटे में आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है ये सेशन आप सभी को हेल्प करेगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, राइट। सो कमेंट सेक्शन में अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर मेंशन करिएगा, बहुत जरूरत होती है उनकी हमको और एनर्जाइज करने में, राइट। तो इस तरीके से आज के सेशन को एंड करता हूं। आप बस अच्छे अच्छे कमेंट करिए। नेक्स्ट सेशन इसी तरीके का जो मैं जेनेटिक्स पे या अदर चैप्टर पे लेके आने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा और जल्दी लेके आऊं, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन को मैं यहां समाप्त करता हूं, मिलते हैं हम अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, जी तोड़ मेहनत करते रहिए क्योंकि जीत आपकी होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।